कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हरियाणा जीके की जो रूटीन में करंट की कक्षाएं चल रही है, ये उसी वीडियो का अगला भाग है। आइए शुरुआत करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हरियाणा के किस गांव की बेटी तीसरी बेटी का नाम नेम प्लेट पर लगेगा। यानी गांव में एक जैसे गांव में घर के बाहर नंबर प्लेट होती है, उसी प्रकार से ऐसा कौन सा गांव है जहां पर घर में जन्मी तीसरी बेटी, पहली दूसरी नहीं तीसरी बेटी, जिसका नाम नंबर प्लेट पर लिखा जाएगा। तो हमारे जो आंसर हैं ये दिए हुए हैं। पहला ए अजीत नगर फतेहाबाद का, बी मातनहेल झज्जर का, सी शहजादपुर हिसार का और डी देवनगर महेंद्रगढ़ का। यहां पर चार ऑप्शन दिए हुए विद्यार्थियों। क्या दिया हुआ है कि तीसरी बेटी का नाम नेम प्लेट पर यानी घर की जो नंबर प्लेट है उसके ऊपर लिखा जाएगा। तो इसमें जो मातनहेल झज्जर का गांव है वहां पर इसकी शुरुआत की गई है। कौन से गांव में? मातनहेल झज्जर में, यहां पर इसकी शुरुआत की गई है। क्या कि यहां पर गांव में 41 ऐसे घर चिन्हित किए गए हैं जिनके घर में 3 बेटियां हैं और तीसरी बेटी का नाम किस पर लिखा जाएगा? नेम प्लेट पे लिखा जाएगा, मातनहेल झज्जर में। यहां पर 3 ऑप्शन और भी दिए हुए हैं। जैसे पहला है अजीत नगर, यह है फतेहाबाद का। अब यहां पर जो 3 गांवों के नाम और दे रखे हैं, इनकी क्या विशेषता है? इन तीनों गांवों के नाम हैं वो बदले गए हैं। अजीत नगर है, इस गांव का नाम पहले गंदा गांव था, गंदा गांव। अब बदलकर हरियाणा सरकार ने इसका क्या नाम रख दिया है? अजीत नगर। फतेहाबाद का गांव है, HSSC में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा इसमें क्या दिया हुआ है? शहजादपुर। शहजादपुर हिसार जिले का गांव है। इस गांव का पहले नाम कुतियावाली था। क्या नाम था? कुतियावाली था। और कुतियावाली से बदलकर क्या रख दिया है इसका? शहजादपुर। आगे अगला इसका नाम है देवनगर, देवनगर महेंद्रगढ़ में। ये देवनगर है, इसका पहले जो नाम था वो था चामगेड़ा। हाँ जी, चामगेड़ा से बदलकर इसका नाम क्या रख दिया है? देवनगर। अब आइए मातनहेल के बारे में कुछ एक जानकारियां और लेते हैं। देखिए दिया हुआ है कि ये जो तीसरी बेटी का घर के जो नेम प्लेट है इसके ऊपर नाम लिखा जाएगा, ये किस योजना के तहत या किस स्कीम के तहत लिखा जाएगा? तो ये है हरियाणा सरकार के द्वारा। एक तो महिला सशक्तिकरण यानी महिलाओं के उत्थान के लिए, और दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, भारत सरकार की योजना थी जो भारत सरकार ने शुरू की थी 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में इसका उद्घाटन किया था, इस योजना का। और पानीपत में ही क्यों किया था? क्योंकि हरियाणा जो लिंगानुपात के मामले में है भारत का 31वां राज्य था। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप ये सोच रहे हैं 31वां राज्य कैसे था, तो इसमें राज्य और दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए थे। तो प्रारंभ में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना प्रारंभ में 100 जिलों में स्टार्ट की गई थी। 100 जिलों में क्यों स्टार्ट की गई थी? क्योंकि इन 100 जिलों की जो जनसंख्या थी, जो लिंगानुपात था वो कम था। तो ये जो नेम प्लेट का जिक्र कर रहा हूं मैं, ये झज्जर जिले के मातनहेल गांव में 41 परिवारों को चिन्हित किया गया है। यानी टोटल 41 घर ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है कुछ इस प्रकार से, ताकि इन घरों में जो नंबर प्लेट है उसकी जगह जो नेम प्लेट है वो तीसरी लड़की की लगेगी। अब यहां पर देखिए कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लिंगानुपात को बढ़ाने व बेटियों को बढ़ावा देने के लिए ये इस दिशा में उठाया गया एक सार्थक कदम है। महिला एवं बाल विकास के द्वारा उठाया गया कदम है भैया, किसके लिए? लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए। और दूसरा क्या दिया हुआ है कि बेटियों को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि जो हरियाणा का समाज है, भारत का समाज है, वो पुरुष प्रधान समाज है। तो अगर बेटियों या महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो हमारा समाज उत्थान की बजाय पतन की ओर चला जाएगा। जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को कहां से शुरुआत की थी? पानीपत से। और उस समय इसमें 100 जिले शामिल किए गए थे। अब वर्तमान में ये योजना पूरे भारत में चल रही है। तो अगर हरियाणा का क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहां से शुरुआत हुई थी, तो पानीपत से शुरू हुई थी। अगर हमें 2011 का भारत का लिंगानुपात देखते हैं, लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या। यानी 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो अगर 2011 की जनगणना की आंकलन किया जाए तो कितना था? 943 प्रति 1000।
यानी 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी थी? 943। और 2011 की जनगणना के बारे में अगर एक दो क्वेश्चन और हम करते हैं तो क्या है कि 2011 की जनगणना राज्य की, देश की 15वीं जनगणना थी। और जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में, और 1881 में जो नियमित रूप से लॉर्ड रिपन के समय में नियमित रूप से हमारी जनगणना स्टार्ट हो गई थी। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी, जबकि जो पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में, और लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में जो जनगणना हुई थी वो नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी। अब देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि भारत का लिंगानुपात 943 था। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम हरियाणा का लिंगानुपात देखें तो कितना था? 879, 879। HSSC ने ये क्वेश्चन कम से कम 15 से 20 बार पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो लिंगानुपात था वो कितना था? 879। जबकि वर्तमान में अगर 2020 का जिक्र करो, वर्तमान आंकड़ों के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात 923 है। HSSC ने 2011 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन पूछा है, और दूसरा वर्तमान में HSSC कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगी कि 2020 में हरियाणा का जो लिंगानुपात था वो कितना था, या ये पूछ लिया जाएगा कि 2021 के जनवरी में, जैसे हम जनवरी आएगी उसका जिक्र करेंगे तो वहां भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि वर्तमान में हरियाणा का लिंगानुपात। तो आपको 2011 की जनगणना का तो याद रखना ही रखना है, और साथ में जो दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि वर्तमान में लिंगानुपात कितना है? 923। अगर हरियाणा के जिलों का जिक्र करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला था हरियाणा का नूह का मतलब जिसका पुराना नाम क्या था? मेवात। कब कितना था इसका? 907 प्रति हजार, यानी 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी थी? 907 2011 की जनगणना के अनुसार। यह हरियाणा का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला था। अगर मैं ये जिक्र करता हूं कि 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, यानी ऐसा कौन सा जिला है जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कम है प्रति हजार, यानी 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कम है, वो कौन कौन से हैं? वो है हमारा सोनीपत, और सोनीपत का लिंगानुपात कितना था? 853। यानी सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है सोनीपत, और सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला था नूह यानी मेवात। अब जैसे हमने महिला एवं बाल विकास का जिक्र किया, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वर्तमान में किसके पास है? कमलेश ढांडा के पास है। HSSC में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, और आगे जो एग्जाम्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बारी बारी से सारे डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं और उनके विभागाध्यक्ष, यानी ये विभाग किन मंत्रियों के पास है, वो सारे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे हमने 5 से 6 मंत्रियों के तो डिपार्टमेंट कर लिए। अब जैसे कमलेश ढांडा का है, तो कमलेश ढांडा कहां की विधायक है? कलायत की। कलायत कहां पड़ता है? कैथल में। कैथल की सीट से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। इनके पास विभाग कौन सा है? स्वतंत्र प्रभार है। कौन सा? पहला जो है महिला एवं बाल विकास, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और दूसरा है अभिलेखाकार, आर्चिव्स। ये डिपार्टमेंट है कमलेश ढांडा के पास। कौन से? महिला एवं बाल विकास, और दूसरा अभिलेखाकार। एग्जाम में पूछा जा सकता है वे इनमें से कौन सा विभाग किस मंत्री के पास है। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखिए कि सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणवी युवाओं, यानी जो हरियाणा में जो युवा हैं उनके लिए 75% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वो किस विधेयक के तहत की है? भाई हरियाणा के जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए भी नौकरियों की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। और कितना रोजगार मिले? अगर हरियाणा में जितनी वैकेंसी हैं निजी क्षेत्र में, यहां पर किस क्षेत्र का जिक्र किया है? निजी क्षेत्र में जितनी वैकेंसियां हैं उनमें से 75% हरियाणा के युवाओं को मिलनी चाहिए। तो हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये हैं स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2020, दूसरा है कौशल कर्मचारी अधिनियम 2020, बेरोजगार अधिनियम 2020, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा विधेयक है जिसके तहत 75% आरक्षण की व्यवस्था दी गई है? तो यह है हमारा स्थानीय उम्मीदवारों को का नियोजन विधेयक है, जो अधिनियम है 2020। इसके तहत युवाओं को 75% आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। अब देखिए है क्या ये वास्तव में कि हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने से संबंधी जो विधेयक था
उसका नाम था स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2020 पारित कर दिया है। यानी अब जो हरियाणा में जितने भी जो निजी क्षेत्र हैं उनमें से किनको जॉब मिलेगी, हरियाणा के युवाओं को जॉब मिलेगी। और इसके लिए कुछ कंडीशंस यानी कुछ एक शर्तें सरकार ने अप्लाई की है। आइए देखते हैं वो शर्तें कौन कौन सी है। पहला है कि यह अधिनियम 50,000 रुपए तक की मासिक वेतन की नौकरियों पर ही लागू होगा। यानी कौन कौन से ग्रुप है, ग्रुप सी व डी यानी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनके लिए। किस प्रकार से कि 50,000 रुपए से ज्यादा अगर किसी पोस्ट या कोई पद है उसकी सैलरी है तो उसके लिए बाध्य नहीं है भाई। 50,000 रुपए से कम अगर कोई है तो उसके लिए लागू होगा। दूसरा क्या दिया हुआ है, यह विधेयक है उन निजी कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म में लागू होगा जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं। इससे क्या हो जाएगा भाई, इससे सरकार को यह पता चल जाएगा कि ये कोई उद्योग है, कोई फैक्ट्री है, कोई ट्रस्ट है या कोई सोसाइटी है, उसमें से टोटल कर्मचारी कितने हैं, उनकी आय और व्यय का सारा आंकलन सरकार के पास हो जाएगा। इससे सरकार को यह फायदा होगा भाई। देखिए कानून बनने के बाद में सरकारी पोर्टल पर नौकरियों के पदों से संबंधित आंकड़ों को पंजीकृत किए बिना निजी क्षेत्र के नियोक्ता नए लोगों को नौकरी पर नहीं रख सकेंगे। यानी जो निजी क्षेत्र के जो लोग हैं वो मन चाहे यानी अपने पसंदीदा उम्मीदवार को नौकरी पर नहीं रख सकेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का संबंध किसी बाहरी राज्य से है तो वहां से 10 कर्मचारी मंगवा लिए, 20 कर्मचारी मंगवा लिए, अपनी सुविधा अनुसार नहीं रख सकेंगे क्योंकि जो 75% जो आरक्षण है वो हरियाणा के लिए लागू हो गया है। और किसी पद के लिए कौशल कर्मचारी नहीं मिलने पर हाँ ये मान लिया गया कि अगर कोई कर्मचारी नहीं मिलता है तो आरक्षण में कानूनी छूट दी जा सकती है। कहने का भाव अर्थ यह है कि उस पद के लिए अगर योग्य उम्मीदवार नहीं है तो क्या होगा, तो हमें किसी दूसरे कर्मचारी को या उस उद्योग या उस सोसाइटी या उस ट्रस्ट का मालिक है कौशल कर्मचारी को नियुक्त कर सकता है। और जो ये वर्तमान में ये कानून बना है ये कितने वर्ष तक रहेगा, 10 वर्ष तक। अब जैसे हमने ये जिक्र किया कि ये जो उद्योग हैं ये सारा जो सिस्टम है ये किस मंत्री के अधीन आता है या ऐसा कौन सा मंत्री है जिसके पास ये विभाग है, तो ये विभाग है दुष्यंत चौटाला के पास है। आइए देखते हैं दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता वर्तमान में इनके पास कौन कौन से विभाग हैं और वर्तमान में इनके पास है कौन से पद हैं, कहां से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। तो उप मुख्यमंत्री है वर्तमान में हरियाणा सरकार में दुष्यंत चौटाला और इनके पास इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था वो उचाना कला था, उचाना से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। देखिए कौन कौन से विभाग हैं। पहला है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये विभाग दिया हुआ है। दूसरा क्या है, आबकारी एवं कराधान, एक्साइज एंड टैक्सेशन। तीसरा है चकबंदी, कंसोलिडेशन। चौथा दिया हुआ है पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन। पांचवा दिया हुआ है लोक निर्माण, भवन व सड़कें, पब्लिक वर्क्स, B&R। फिर आता है नागरिक उड्डयन विभाग यानी सिविल एविएशन, खाद्य एवं आपूर्ति मामले, फूड एंड सप्लाईज, श्रम एवं रोजगार, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, विकास एवं पंचायत, डेवलपमेंट एंड पंचायत, उद्योग एवं वाणिज्य, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। ये विभाग दिए हुए हैं दुष्यंत चौटाला को। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, ये आबकारी एवं कराधान विभाग किसके पास है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और ये लास्ट में दिया हुआ है उद्योग एवं वाणिज्य, यानी उद्योगों में किस प्रकार की कौन सी नीतियां लागू की जाएगी, ये सारा का सारा दुष्यंत चौटाला के पास है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रात के समय में उद्योग चलाने पर हरियाणा बिजली वितरण निगम, जो हरियाणा में बिजली वितरण निगम है के द्वारा कितने प्रतिशत सस्ती बिजली प्रदान की जाएगी। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 10%, 15, 20 और 25। यानी उद्योग जैसे दिन में भी काम करते हैं और रात को भी काम करते हैं। अगर मान लीजिए कोई उद्योग रात को काम करता है तो उसको सरकार कितने प्रतिशत है सस्ती बिजली प्रोवाइड करवाएगी, तो उसको 15% सस्ती बिजली उपलब्ध करवाएगी। आइए देखते हैं इसमें। हरियाणा में रात के समय में उद्योग धंधे चलाने पर उद्योगियों को हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा 15% सस्ती बिजली प्रदान की जाएगी। यानी जो रेट है उसका 15% आसान कीमतों पर प्रदान किया जाएगा।
इसके तहत 3 प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई है। हरियाणा सरकार ने कितनी सुविधाएं प्रदान की है? 3 प्रकार के, जिसमें से उपभोक्ता केवल एक ही प्रकार की सेवा का लाभ उठा सकता है। यानी सेवाओं के प्रकार 3 हैं, उनमें से कोई एक जो मन पसंदीदा है उससे ये अपना फायदा उठा सकते हैं। देखिए इसमें आगे क्या दिया हुआ है, टाइम ऑफ डे, टाइम ऑफ यूज टैरिफ अथवा रियायती टैरिफ में से एक ही लाभ है उठा सकते हैं। ये कुछ सिस्टम्स दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी एक का फायदा उठा सकता है। और ये मिलेगी किनको? टैरिफ का लाभ एचटी इंडस्ट्री, एलटी इंडस्ट्री और गैर घरेलू आपूर्ति बल्क सप्लाई के जो उपभोक्ता हैं वो इसका फायदा ले सकते हैं। कौन कौन फायदा ले सकते हैं? एचटी इंडस्ट्री, एलटी इंडस्ट्री और गैर घरेलू, यानी घरेलू को छोड़कर गैर घरेलू आपूर्ति बल्क सप्लाई के उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली वार्षिक इंटीग्रेटेड रैंकिंग, यानी एक हर साल राष्ट्रीय स्तर पे एक रैंकिंग होती है जिसे इंटीग्रेटेड रैंकिंग कहा जाता है। इसमें DHBVN दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम को चौथा स्थान और UHBVN उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम को 7वां स्थान मिला। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसी में ही हमने क्वेश्चन डाल दिया है। क्या है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो वार्षिक इंटीग्रेटेड जो रैंकिंग होती है उसमें DHBVN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को कौन सा? चौथा, और UHBVN उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम को कौन सा स्थान मिला है? 7वां। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अब जैसे हमने बिजली का जिक्र किया था, तो बिजली जो मंत्रालय है, ऊर्जा जो मंत्रालय है, वो किसके पास है? वो है रणजीत सिंह के पास। कहां से इलेक्शन लड़ा है? रानिया सिरसा से। और कौन सी पार्टी है? निर्दलीय, कोई भी पार्टी नहीं है भाई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी ये मंत्री कैसे बने अगर इनके पास कोई पार्टी नहीं है? तो ये गठबंधन की सरकार में बने हैं। देखिए इनके पास कौन कौन से विभाग है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला तो है पावर, ऊर्जा डिपार्टमेंट है। दूसरा है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। तीसरा डिपार्टमेंट है इनके पास है जेल विभाग। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। 1 नवंबर 2020 को हरियाणा के किस पर्वतारोही ने माउंट मून पर्वत की, कौन सा पर्वत है? माउंट मून पर्वत की जो ऊंची माउंट मून पर्वत की जो चोटी है उसके ऊपर तिरंगा फहराया है। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 1 नवंबर 2020 को, यानी हाल ही में, वर्तमान में ही हरियाणा के किस पर्वतारोही ने, यानी जो पर्वतारोही दिए हुए हैं हमारे ऑप्शंस में, चारों ही पर्वतारोही हैं। पहला है रोहतास खलेरी, दूसरा है शिवांगी पाठक, तीसरा है अनीता कुंडू और चौथा है संतोष यादव। यानी ऑप्शंस में चारों ही पर्वतारोही का जिक्र किया गया है, लेकिन यह पूछा है कि 1 नवंबर को, यानी वर्तमान में ही ऐसा कौन सा पर्वतारोही है जिसने माउंट मून जो चोटी है उसके ऊपर तिरंगा फहराया है। तो किसने फहराया है तिरंगा विद्यार्थियों? ये फहराया है रोहतास खलेरी ने। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है कि हरियाणा के हिसार जिले के, अब रोहतास खलेरी का अगर मैं वर्णन करता हूं तो रोहतास खलेरी का जो संबंध है वो कहां से है? मलापुर गांव से है। जिला कौन सा है? हिसार जिला है। के हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में स्थित माउंट मून जो पर्वत चोटी है उसके ऊपर फतेह हासिल की। एग्जाम में क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार भी आ सकता है भाई, माउंट मून जो पर्वत चोटी है उसके ऊपर किसने तिरंगा फहराया था? किसने फहराया था? रोहतास खलेरी ने। या दूसरा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि माउंट मून पर्वत की चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित है। इसके अलावा माउंट जो रोहतास खलेरी है, इसने माउंट मून के अलावा कुछ एक चोटियां और है जहां पर भी तिरंगा फहराया है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि रोहतास खलेरी ने माउंट एवरेस्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की ऊंचाई, इस पर तिरंगा फहराया है। कितना ऊंचा है माउंट एवरेस्ट? 8,848। माउंट किलिमंजारो का संबंध कहां पर है? तंजानिया, अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया जो देश है वहां पर माउंट किलिमंजारो है। इसके बाद में आता है माउंट एल्ब्रूस जो यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है, यूरोपीय महाद्वीप की चोटी है। इसके ऊपर रोहतास खलेरी ने 2 बार तिरंगा फहराया है। आगे है माउंट फ्रेंडशिप हिमाचल प्रदेश तथा माउंट मून को फतेह किया है।
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी चोटियां हैं जिनके ऊपर रोहतास खिलेरी ने अपना परचम लहराया है या उसको फतेह किया है, वहां पर तिरंगा लहराया है। तो ये चोटियां थी, यहां पर इसने फतेह किया है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑप्शंस में 3 और दिए हुए हैं, अनिता कुंडू दिया हुआ है, संतोष यादव दिया हुआ है और शिवांगी पाठक दिया हुआ है। तो इन तीनों का भी हम अध्ययन कर लेते हैं कि इन तीनों ने कौन कौन से पर्वत फतेह किए और कब किए थे। देखिए, पहला है संतोष यादव। संतोष यादव का संबंध हरियाणा के रेवाड़ी जिले से है और ये विश्व की पहली महिला पर्वतारोही संतोष यादव ने 1992 में, यानी विश्व की ये पहली महिला पर्वतारोही थी संतोष यादव। 2 बार फतेह किया था, इसीलिए पहली थी 1992 और 1993 में। कौन सी चोटी फतेह की थी? नेपाल की 2 तरफ से माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया था भाई संतोष यादव ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संतोष यादव एचएसएससी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। का संबंध कहां से? रेवाड़ी से। और लगातार 2 बार, कब? 1992 और 1993 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। तो आईटीबीपी में कार्यरत, यानी वर्तमान में आईटीबीपी में कार्यरत है और 2000 में इन्हें क्या मिला है? पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी है। आगे देखिए, अगला है हमारा शिवांगी पाठक। शिवांगी पाठक का संबंध भी कहां से है? हिसार से। और इसने माउंट एवरेस्ट को कब फतेह किया था? 2018 में किया था। और इसकी विशेषता यह है कि इसने सबसे कम उम्र में पर्वतारोही बनी, यानी मात्र 16 वर्ष की उम्र में शिवांगी पाठक ने, सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो महिला है या आप लड़की कह सकते हैं, तो वो कौन है? शिवांगी पाठक। देखिए, अगला हमारा देखिए अनिता कुंडू। अनिता कुंडू का संबंध भी कहां से है? हिसार के फरीदपुर गांव से है। और बेटी अनिता ने 7 ऊंची जो चोटियां हैं इनके ऊपर तिरंगा फहराने का लक्ष्य लिया था। देखिए, दिया हुआ है कि 2008 में हरियाणा पुलिस में शामिल हुई थी अनिता कुंडू। 2011 में लेह लद्दाख की 22,000 फीट ऊंची चोटी, 2011 में उत्तराखंड की स्तोपत जो 23,000 फीट ऊंची चोटी है इसको फतेह किया था। 2013 में ही माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था नेपाल की तरफ से। 2017 में चीन की तरफ से 29,029 फीट की ऊंचाई तथा 2019 में नेपाल की तरफ से माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। 2018 में दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है? 5790 मीटर को फतेह किया था। यूरोप की माउंट एल्ब्रुस तथा दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो 7000 मीटर की ऊंची है, क्या नाम है? एकांकगुआ को फतेह किया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भी अनिता कुंडू, संतोष यादव और शिवांगी पाठक। और चौथा है रोहतास खिलेरी, कि इनमें से और इन्होंने कौन कौन सी चोटियों को फतेह किया और कब फतेह किया था। एक क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर डालना कि ऐसे और कितने पर्वतारोही हैं। आपका क्वेश्चन है कि ऐसे और कितने पर्वतारोही हैं जिन्होंने हरियाणा का नाम ऊंचा किया है, यानी हरियाणा की तरफ से इन्होंने जो चोटियां हैं, चाहे कोई भी चोटी है, टॉप 10 शिखर हैं, उनमें से किसको फतेह किया है। आपका क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर डालना भाई। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई पर्वतारोही बार बार पर्वत पे चढ़ता है तो हरियाणा सरकार ने उसके लिए क्या घोषणा की है। देखिए, पहला दिया हुआ है कि हरियाणा सरकार माउंट एवरेस्ट सहित विश्व की जो 10 ऊंची चोटियां हैं इनके ऊपर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही को 5 लाख रुपए का नगद इनाम देती है। इसके अलावा जो C श्रेणी का खेल प्रमाण पत्र भी प्रदान करती है और खेल कोटे से सरकारी नौकरी भी प्रदान करती है। एग्जाम में आ सकता है कि पर्वतारोहियों के लिए हरियाणा सरकार कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। तो कौन कौन सी सुविधाएं? इसके लिए 5 लाख रुपए की नगद राशि, दूसरा इसको खेल का प्रमाण पत्र दिया जाता है C श्रेणी का, और चौथा सरकारी नौकरी प्रदान की जाती है। ये सुविधाएं हैं जो हरियाणा सरकार प्रदान करती है। देखिए, हरियाणा सरकार ने क्या दिया हुआ है? हरियाणा सरकार ने वर्तमान में कितने प्ले स्कूल ऐसे हैं जिनको खोलने के लिए क्या किया है भाई? ऐसे कौन कौन से स्कूल हैं जिनको हरियाणा सरकार खोलेगी? तो हरियाणा सरकार ने वर्तमान में कितने प्ले स्कूल और अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है। प्ले स्कूल होता है भी जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 3 से 5 वर्ष तक की उम्र के होते हैं, उनके लिए हरियाणा सरकार ने स्कीम स्टार्ट की है ताकि वो बच्चे भी, उनको भी खिलाया जाए और साथ के साथ खिलाने के साथ साथ उनको एजुकेशन का जो मार्ग है उसके ऊपर डाला जाए। सिर्फ डालना ही था। और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की भी स्थापना करेगी साथ में हरियाणा सरकार। तो इसके लिए वर्तमान में 1000 स्कूल यानी 1000 प्ले स्कूल खोले जाएंगे। देखिए, 1000 प्ले स्कूल खोले जाएंगे भी।
जिनमें से प्ले स्कूल और साथ में क्या है, अंग्रेजी मीडियम के स्कूल। अब जैसे मैं हरियाणा में एजुकेशन का अगर जिक्र करता हूं कि एजुकेशन में वर्तमान में एजुकेशन का स्तर क्या है, या कुछ है, कितने स्कूल खोले गए हैं, कितने कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटियां खोले गई है, या महिला कॉलेज कितने खोले गए हैं, तो ये देखिए वर्तमान ये सारे के सारे हमारे आंकड़े बिल्कुल नवीनतम हैं, जिसमें से दिया हुआ है कि सरकारी स्कूल वर्तमान में राज्य में 14,500 सरकारी स्कूल हैं, कॉलेजों की संख्या 350 है, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज 23 है, और महिलाओं के जो कॉलेज हैं, महिलाओं के जो कॉलेजों की संख्या है वो कितनी है, 67, यानी 67 ऐसे कॉलेज हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही आरक्षित है। अब जैसे हमने यहाँ पर जो प्ले स्कूल खोलने का जिक्र किया था, तो यहां से हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है, या शिक्षा मंत्री, आइए चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्री की। तो वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हमारे हैं कंवरपाल गुर्जर हैं, जैसा कि चित्र में दिखा रखा है वे कंवरपाल गुर्जर। और कहां से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जगाधरी से इलेक्शन लड़ा था, जगाधरी यमुनानगर में है भाई, यमुनानगर की सीट से। इनके पास कौन कौन से विभाग है, इनके पास विभाग है शिक्षा एजुकेशन, वन यानी फॉरेस्ट, तीसरा है पर्यटन यानी टूरिज्म, संसदीय कार्य पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और चौथा है आतिथ्य डिपार्टमेंट जिसे हम हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं, यानी अतिथि सत्कार का जो डिपार्टमेंट है वो। ये था कंवरपाल गुर्जर के जो विभाग थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।